स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय A इज इक्वल टू एक्स इज बिलोंग टू Z सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। क्लियर। अब इसमें कुछ रिलेशन दिए गए, दो रिलेशन हैं, इन रिलेशन की बात करेंगे और इसी के साथ साथ एक अन्य क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। क्लियर है बच्चों। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के लिए हम कुछ एक बार क्वेश्चन को और रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, तो देखिए सबसे पहले बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा हमारे पास, A इक्वल टू दिया गया है x इज बिलोंग टू Z। क्या बोला उसने, x इज बिलोंग टू Z एंड सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। मतलब x की वैल्यू 0 भी हो सकती है 0 से बड़ी और ये 12 भी हो सकती है 12 से छोटी। तो मतलब हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर हो गया। अब इसका फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है वो देखिए। फर्स्ट रिलेशन कहता है बच्चों, फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी है ना, किस में है, मॉडुलस में है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तब देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए अब देखो ये R दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हम इसका रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे समझिए, हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तो फर्स्ट टर्म देख लीजिए, ये किसके लिए देखेंगे हम स्वतुल्य के लिए, है ना, ये स्वतुल्य की बात करते हैं। तो स्वतुल्य में कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य में यहाँ पे सभी के क्या होने चाहिए, डबल एक्स होने चाहिए। अब देखो अगर मैं कहता हूँ 0 माइनस 0, अगर यहाँ 0 माइनस 0 का तो मॉडुलस 0 ही हो जाएगा। और ये 0 4 का गुणज होता है कि नहीं, होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, 4 सुन हो जाता है, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। तो जो 4 के पहाड़े में जितनी भी वैल्यू आती है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, 4 के गुणज होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, जितने सब का अगर ट्रिपल्स की बात करें तो रहेंगे यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि ए, है ना, आप ऐसे लिख दीजिए सीधे सीधे कि ए माइनस ए मॉडुलस में लिख दीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये क्या है, ये 4 का गुणज है, तो आप क्या कह सकते हैं, अतः ये कैसा है, बोलो, अतः ये कैसा है, स्वतुल्य है। क्लियर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज बिलोंग टू R एंड फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू ए, ये भी लिख सकते हैं और यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड टर्म की हम बात करते हैं, सममित की जब बात करेंगे तो सममित कैसा हो जाएगा। अब देखिए सममित के लिए ये टर्म होनी चाहिए कि यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए था। ठीक है, जब ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो अब मैं क्या कहता हूँ कि यदि 0 माइनस, देखो ध्यान समझना, अगर मैं 0 माइनस 4 बोलता हूँ, देखो 0 माइनस 4 होगा तो 4 माइनस 0 होगा। क्लियर है ना। देखो ध्यान समझो, अगर मैं ये कहता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि हमने ये कहे कि यदि a माइनस बी, यदि a माइनस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे कि ये क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि अगर इन दोनों में से माइनस साइन को मैं कॉमन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा मॉडुलस में, और ये भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज हो जाएगा, गुणज है। तब हम ये कह सकते हैं कि जब मॉडुलस में है तो ये निगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस b माइनस ए कॉमा ये क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा, 4 का गुणज है। इतनी बात क्लियर हो गई। तब हम क्या बोलेंगे कि a b इज बिलोंग टू 4 कॉमा b a इज बिलोंग टू 4। तब हम क्या बोल सकते हैं कि जब a और b कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 4 में बिलोंग कर रहे हैं, या सॉरी 4 बोलता हूँ, जो रिलेशन है उसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो बी ए इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा, R। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है मतलब ये कैसा हो जाता है, सम्मित हो जाता है। नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं नेक्स्ट टर्म को। अब देखो 2 चीज़ हो चुकी हैं, तीसरी चीज़ की बात करते हैं, क्या है तीसरा, संक्रमक। ठीक है, तो संक्रमक की बात करेंगे हम। संक्रमक, तो संक्रमक में क्या होता है,
संक्रमक में हमने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए कि यदि ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। क्लियर। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि देख लीजिए, यदि ए बी, तो देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यदि ए बी इज बिलोंग टू आर, देखो ए बी इज बिलोंग टू आर एंड बी सी इज बिलोंग टू आर, तो हम क्या कहेंगे कि ए सी इज बिलोंग टू आर। कैसे कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी का जो मॉडुलस होता है 4 का गुणज हो जाएगा। अगर ये 4 का गुणज है ना, ये क्या हो जाएगा 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। फिर कहेंगे कि b माइनस सी क्या है, यह भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि a माइनस सी भी तो 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। कैसे कैसे समझिए, अगर मैंने ये कहा कि 0 माइनस 4 ये 4 का गुणज है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 4 माइनस 4 माइनस 9, ये भी तो कहेंगे कि 4 माइनस 8 है ना, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो ये 0 माइनस 8 भी तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। अब बात समझो, ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज है। मतलब हम क्या कहेंगे कि a माइनस बी यानी कि ए बी इज बिलोंग टू आर, बी सी इज बिलोंग टू आर, इज इम्प्लाइज ए सी इज बिलोंग टू आर। अतः ये कैसा है, संक्रमक है। अब ये तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः हम क्या कहेंगे कि दिया गया जो रिलेशन है वह कैसा है, हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करने बोला था, तो ये कैसा हो गया, तुल्यता संबंध है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, जब ये कंडीशन आपके समझ में आई है तो इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि प्रत्येक दशा मतलब पहली और दूसरी दशा की बात कर रहा है, में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, अब सुनो, अब एक से संबंधित अवयव क्या क्या होंगे, तो हम उसको इस कॉर्नर में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब मैं ये बात कहता हूँ कि यदि मैं 1 रखता हूँ, देखो यदि हमने 1 रखा तो 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, 1 माइनस 1 ये भी 4 का गुणज होगा। देखो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, और ये 4 का गुणज है। फिर हम कहते हैं कि 1 माइनस 5 ये इज इक्वल टू 4, ये भी 4 का गुणज है। फिर मैं कहता हूँ कि 1 माइनस 9 और ये भी क्या होगा, 4, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये भी क्या है हमारे पास 4 का गुणज है। तब हम क्या बोलेंगे कि ये 1 का संबंध किससे है, 1 से भी है, 1 का संबंध किससे है, 5 से भी, और 1 का संबंध किससे है, 9 से भी। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं क्या, देखो ना इसमें कि 1 का और रिलेशन कुछ और से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। अगर होता तो हम उसको लिखते, लेकिन यहाँ पर और अगर मैं कोई दूसरे नंबर से ले लूँ तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 4 के गुणज नहीं आएंगे, 4 के गुणज नहीं आएंगे, मतलब उससे रिलेशन नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, और 1 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ है। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपका। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसका सेकंड रिलेशन है वो क्या कहता है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। आपको पता है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ रोस्टर फॉर्म में। तो R इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 1 भी कहेंगे, 2 2 इक्वल है ना दोनों, फिर 3 3 4 4 अप सो ऑन 12 12। क्लियर है, मतलब क्या बोला उसने, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सभी के ट्रिप्लेक्स बनेंगे। क्लियर हो गया, सुनो अब आगे। तो क्या हो जाएगा, अब R इज इक्वल टू हमने निकाला 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 12 12 तक निकाल दिए। क्लियर हो गया, तब हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर, तब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य के लिए, है ना, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए था, सभी का ट्रिप्लेक्स होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ए कॉमा ए इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू, क्या हो जाएगा, ए इज बिलोंग टू सेट ए। क्लियर हो गया, मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है। अरे सभी का ट्रिप्लेक्स है ना, इसलिए स्वतुल्य है। सेकंड, सम्मित की बात करते हैं हम। तो सम्मित में क्या टर्म होनी चाहिए, सभी के क्या होना चाहिए, यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अरे तो सीधी सी बात है, अगर 1 1 है तो भैया 1 1 है। अरे तो उल्टा भी तो इसी को गिन लेते हैं हम। तो जो स्वतुल्य होता है, अगर पूरे पर्टिकुलर, अगर जिसमें क्या ट्रिप्लेक्स दिए गए हैं सभी के, तो क्या हो जाएगा वो, उसके अलावा कोई दूसरे ऑर्डर पेयर नहीं होनी चाहिए, तो वो सम्मित हो जाता है। तो मतलब ए बी इज बिलोंग टू आर, ए बी इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज बी ए इज बिलोंग टू आर, ये टर्म हो जाएगी। क्लियर। अब मैं क्या कहता हूँ, थर्ड कंडीशन, संक्रमक। अब संक्रमक के लिए क्या कंडीशन होती है,
अब देखो कि मैंने पहले बताया था कि यदि ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की बात आपको करनी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया जो संबंध है या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज बिलोंग टू आर, बी सी इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी इज बिलोंग टू आर। देखो दो तरीके बोल सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि यदि ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की बात नहीं करनी, मतलब आपका जो दिया गया रिलेशन है वो संक्रमक हो जाता है। क्लियर है? तो देखो स्वतुल्य भी हो गया था, सम्मित भी हो गया था और संक्रमक भी हो गया था। दूसरा टाइप आप देख सकते हैं कि यदि ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी होगा तो ए इज इक्वल टू सी होना ही होना है, क्योंकि ये दोनों सब तो इक्वल ही है। क्लियर है ना? ये इक्वल ही है तो क्या होगा, जब ए के इक्वल बी है और बी के इक्वल सी है तो ए इक्वल सी होगा। क्लियर है? ठीक, तो ये संक्रमक भी हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन। अब इसमें एक और टर्म बोला है कि एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब एक से संबंधित अवयव सीधे सीधे आपको एक से संबंधित एक ही दिख रहा है। एक से संबंधित क्या है यहाँ पर? एक ही है। क्लियर? बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, एक से संबंधित एक ही तो है। एक से संबंधित और कुछ अन्य ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी समझ में आ गया। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है यहां पर। कहता है निम्न ए से संबंध के उदाहरण दीजिए जो ए से संबंध के उदाहरण दीजिए जो, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रमक हो। तो एक तो सिमेट्रिक हो बोलता है, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन यह न ही रिफ्लेक्सिव हो और न ही ट्रांजिटिव हो। ये बात क्लियर हो गई। देखो सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, यही बात का है। हाँ ठीक है। तो देखिए ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो सिमेट्रिक हो जाए। तो देखिए मैं मान लेता हूँ इसके उदाहरण में, तो मान लीजिए सबसे पहले माना a इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड रिलेशन लेते हैं r इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर सभी के ट्रिप्लेक्स दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो, यदि 1 2 है 2 1 है तो क्या 1 1 है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक है। तो दिया गया एग्जाम्पल आपका ये हो गया। बात समझ में आ गई। देखते हैं सेकंड क्या दिया हुआ है। सेकंड कहता है संक्रमक हो, है ना, संक्रमक हो मतलब ट्रांजिटिव होना चाहिए परंतु न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित। परंतु क्या नहीं होना चाहिए? नहीं स्वतुल्य होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऐसे एग्जाम्पल में आपको क्या लेना चाहिए कि हम कहते हैं कि मान लिया जाए कि जो एक सेट है ना, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, माना a इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम? r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। ये क्लियर है इतना? अब जब ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जो r इज इक्वल टू एक रिलेशन लेते हैं कि a b इज सच दैट a इज लेस देन b, है ना, a इज लेस देन b, ये टर्म बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लो। अब मैंने बोला a इज लेस देन b, तो क्या a और b इक्वल है? नहीं है, मतलब कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के ट्रिप्लेक्स नहीं होंगे। जब ट्रिप्लेक्स नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात खत्म। ये क्वेश्चन अब मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो सिमेट्रिक के लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यदि मैंने बोला 1 1 2 है तो क्या 2 1 होगा? इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए इज लेस देन बी हो गया, लेकिन बी इज लेस देन ए है क्या? यहाँ पर नहीं है, तो ये टर्म तो होगी ही नहीं। जब नहीं होगी मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि यदि मैंने कहा कि 1, देखो ध्यान समझना, हम ये कहेंगे कि यदि 1 2 है और 2 3 है तो भैया 1 3 होगा ही होगा। क्लियर है? देखो 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होगा, क्योंकि देखिए ए भी लेस देन है, ये भी लेस देन है और ये भी लेस देन वाली कंडीशन है। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? सॉरी, हाँ, ये क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव है। ये कैसा है? ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? सेकंड एग्जांपल भी, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल हो। देखते हैं थर्ड।
थर्ड क्या कहता है कि स्वतुल्य है, सममित हो किंतु संक्रमक न हो। स्वतुल्य हो मतलब कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव न हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, क्लियर हो गया। अब एक रिलेशन लेते हैं, R इज इक्वल टू 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है एंड 3 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्लियर। फिर हम क्या कहते हैं कि 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, तो ये सिमेट्रिक है। बट ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि देखो 1 2 है, 1 2 इज बिलोंग टू आर एंड 2 3 इज बिलोंग टू आर, इज इम्प्लाइज क्या 1 3 इज बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा एलिमेंट, इज नॉट बिलोंग टू। तो अब क्या कहेंगे, दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा है, संक्रमक नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपका एक एग्जाम्पल ये बन चुका है, क्लियर हो गया। कितने हो गए, 3 हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, देखिए इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन कहता है स्वतुल्य है, स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सममित न हो। अभी कहता है स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य होगा। उसके बाद यानी स्वतुल्य है मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, हाँ सिमेट्रिक नहीं है किंतु ट्रांजिटिव है कहता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या करेंगे कि माना एक सेट है जो रियल नंबर का सेट है, क्लियर हो गया। अब क्या कहते हैं, एक रिलेशन है कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट, है ना, ए बी इज सच दैट क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन ले लेते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जब इक्वल वाली टर्म है, ए क्यूब और बी क्यूब इक्वल वाली टर्म है, मतलब कि ये सीधी सी बात है कि रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इक्वल है और ए और बी इक्वल है, मतलब सभी के रिफ्लेक्स होंगे, क्लियर है। तो ये स्वतुल्य होगा। अब देखो हम सिमेट्री की बात करते हैं कि यदि हमने कहा कि 1 बोल दिया, 1 2 बोला, 1 2 बोल दिया, तो क्या 2 1 होगा, नहीं होगा। देखो अगर ये देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ये कहता हूँ ये रॉन्ग हो गया। देखो यदि हमने कहा कि 2 1 कहा, देखो अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर सॉरी 2 का जो 2 का क्यूब है वो 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही तो होगा। लेकिन क्या 1 2 हो जाएगा क्या, कि देखो 1 का जो क्यूब है वो 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये लेस देन वाली टर्म हो गई। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये बिलोंग जरूर कर रहा है आर में बट ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है, क्लियर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें, अगर हमने कहे ये बात कह सकते हैं हम कि यदि ये कंडीशन है हमारे पास, तो अगर हम किसके लिए बात करें यहाँ पर, किसके लिए, ट्रांजिटिव की बात करें। अब ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि अगर मान के चलिए हमने कहा कि 2 है ना, 2 इज़ ग्रेटर देन, देखो 2 इज़ ग्रेटर देन यानी 2 और ये 1 हमने कहा 2 1 इज़ बिलोंग टू आर। अब हमने कहा 2 1 इज़ बिलोंग टू आर। अब हम ये कहते हैं कि 1 माइनस 2 इज बिलोंग टू आर, ये भी तो है, क्लियर हो गया। हमने देखो 2 का जो घन क्यूब होता है वो 8 हो जाएगा और 1 का 1 ही होगा, तो मतलब ये बिलोंग कर रहा है आर में, क्लियर है। हमने कहा कि 1 का क्यूब तो 1 ही है, लेकिन -2 का क्यूब कितना होगा, -8 ही, ये भी सही है। अब हम ये कहेंगे कि क्या यहाँ पर एक टर्म दिखती है हमको, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि 2 है ना, 2 और ये 1 यही तो होगा। देखो 2 1 1 2, तो हम क्या कहेंगे 2 -2 कहेंगे, 2 -2 इज बिलोंग टू आर। ये टर्म दिख रही है कि 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होगा, लेकिन -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा। तो ये क्या हो जा रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी इज बिलोंग टू आर, बी सी इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी इज बिलोंग टू आर, क्लियर है। मतलब ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्या हो चुका है कि एक एग्जाम्पल आ चुका है ना, उदाहरण देने बोला है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्या हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। कहता है सममित संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम्मित हो जाए चलेगा, सम्मित होना चाहिए, मतलब देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। ये तो कहा सम्मित हो, संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर मान लिया जाए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है, a इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 2 3 है एंड r इज इक्वल टू हम क्या कह देते हैं कि यदि 1 1 है, 2 2 है एंड 1 2 है एंड 2 1 है, क्लियर हो गया।
तब देखो यहाँ पर 3 3 नहीं दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर हो चुका है। अब देखो इन दो को तो छोड़ दो, 1 2 है, 2 1 है, तो मतलब सिमेट्रिक भी है। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 है, 2 2 है, 2 1 है तो भैया 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, और 2 1 है, 1 2 है ना, 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 भी है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। तो ये आपके पूरे कितने 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं, है ना, 5 क्वेश्चन के एग्जाम्पल हो गए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में समस्त बिंदुओं के समुच्चय, मान रहा हूं कि एक मेरे पास समुच्चय है ए इज इक्वल टू समतल में समस्त बिंदुओं का समुच्चय, है ना, में समस्त बिंदु, ये मेरे पास एक सेट गिवन है। क्लियर हो गया, ये समतल में एक समस्त बिंदु है। अब क्या कहता है कि r इज इक्वल टू, या संबंध दिया है r इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, हाँ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q से मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु Q से मूल बिंदु के समान है। ठीक है, तब हमें क्या बोलता है आगे, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखो तुल्यता संबंध बताने के लिए सबसे फर्स्ट टर्म हमको स्वतुल्य की बात करनी है, स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में क्या कंडीशन होती है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में। क्लियर। अब देखो क्या बोला, समतल में समस्त बिंदु दे दिया है, ए समतल हो गया, एक प्लेन है, इस प्लेन में समस्त बिंदु हो गए, मान के चलो प्लेन है ना, बोर्ड एक प्लेन ही तो है, समतल ही तो है, इसमें समस्त बिंदु हो गए, वो से बिंदु हो गए। अब क्या कहता है कि इसमें रिलेशन है आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब देखो मैंने अगर कहा कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड ये इसका मूल बिंदु हो गया। अब देखेंगे, अब ये जो समतल हो गया इसको हम क्या कहते हैं, एक्स वाई तल बोलते हैं, एक्स वाई समतल कहते हैं। तब क्या हो जाएगा कि अब देखो क्या बोला, ये मान के चलो बिंदु P है, ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु Q हो गया। अब ये बिंदु P की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है R मान के चलो, है ना, या हम K कांस्टेंट K ले लेते हैं, और ये बिंदु Q से भी जो डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस कैसे इक्वल है, मतलब ये भी K हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। जब ये बिंदु P था, ये बिंदु Q था, और दोनों के बीच की कांस्टेंट वैल्यू है, यही तो बोला उसने। तब हमको क्या बोलता है कि ये स्वतुल्य के बताना है। तो भैया ये दोनों जैसे जब इक्वल दिख रहे हैं, मतलब P इज इक्वल टू Q दिख रहा है, P इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, Q दिख रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि P कॉमा P इज बिलोंग टू R फॉर ऑल P इज बिलोंग टू A। यही तो बात हो गई, मतलब ये स्वतुल्य होगा कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट होंगे, है ना, जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, देखो ना, वो पॉइंट क्या होंगे यहाँ पर कि वो पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, मतलब सेम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो वही होगी। मतलब क्या कह रहा है, बिंदु P जितने दूर इस मूल बिंदु से है उतने दूरी पर ये बिंदु P तो है, यानी उसी की बात कर रहा है। मतलब P इज बिलोंग टू R फॉर ऑल P इज बिलोंग टू A, मतलब ये स्वतुल्य है। सेकेंड टर्म में देखते हैं सममित, है ना। अब सममित की बात करेंगे हम, तो सममित के लिए क्या होता है कि यदि पी क्यू अगर बिलोंग करता है आर में, तो क्यू पी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। हमने कहा कि पी से लेके मूल बिंदु की दूरी के है, क्यू से लेके मूल बिंदु की दूरी के है, तो हम क्या कहेंगे कि पी क्यू जब हो रहा है तो क्यू पी भी होगा। क्लियर है, तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू इज बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज क्या होगा, क्यू पी इज बिलोंग टू आर, मतलब यह सममित भी होता है। थर्ड टर्म की बात करें संक्रामक, है ना, संक्रामक की बात करें तो संक्रामक में क्या होगा। अब देखिए कि यदि मैं कोई बिंदु आर लेता हूँ,
तो क्या हो रहा है, जबकि पी क्यू इज बिलोंग टू आर, जब पी और क्यू बराबर है तो क्या हो जाएगा, और क्यू और आर बिलोंग करता है ना, क्यू और आर जब बराबर है, देखो पी क्यू के बराबर है, क्यू आर के बराबर है, तो भैया पी आर के भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज पी आर इज बिलोंग टू आर। क्लियर है, मतलब यह समक्रमक भी है। जब संक्रमक भी है मतलब यह तुल्यता संबंध है। क्लियर बात हो गई है। अब देखिए और इसमें सेकंड क्वेश्चन कहा है, क्या कहता है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0। अब बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0, इसका मतलब यह है कि जो बिंदु P है यह मूल बिंदु पर नहीं है। क्लियर बात हो गई, ये भी तो बात का P इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब ये जो बिंदु P है यह मूल बिंदु पर नहीं है, मतलब मूल बिंदु से कुछ दूरी पर है। अब कुछ दूरी पर है वो कांस्टेंट के मैंने मान चुका हूँ पहले के, ठीक है। अब देखो क्या बोला उसने, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। देखो समझो अच्छे से क्या बोला, क्या कहता है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले A से वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। अब देखिए कि हम ये बात कहेंगे यहाँ पर, अगर इसकी बात करें तो अगर मैं मानता हूँ कि ये P से लेकर के, अब देखो अगर मूल बिंदु से अगर मैं इसकी डिस्टेंस P की डिस्टेंस मानूँ तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। जब ये मूल बिंदु पर ही नहीं है, जब भी क्या हो गया यहाँ पर OP इज इक्वल टू क्या हो चुका है, K हो गया, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हो गए, अभी ये अगर मैं जितने भी पॉइंट की बात करूँ तो ये जितने भी पॉइंट की बात करूँ तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मतलब जो भी इस पर वृत्त खींचा जाएगा वो कहाँ से होकर के जाएगा, मूल बिंदु को केंद्र मान लिया जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये OP क्या हो जाएगी यहाँ पर त्रिज्या, मतलब जो पॉइंट P है वो कहाँ पर हो जाएगा, इस वृत्त के किसी एक बिंदु पर, यानी वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु पर होगा। तो ये हमारा ये भी प्रूफ हो चुका है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, है ना, एक समुच्चय A, और ये समुच्चय कैसा है, समस्त, है ना, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है। और इसमें एक रिलेशन कहता है R, है ना, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R इज इक्वल टू T1 T2 such that T1 T2 के समरूप है, समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंट रिलेशन है बताना है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है क्या, देखते हैं। देखो T1 T2 के समरूप है, मतलब T1 T1 के समरूप होगा। क्लियर है। अरे मैं ये कहता हूँ कि जब ये इसके समरूप है तो ये इस खुद ही के समरूप हो जाएगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि T1 इज बिलोंग टू R फॉर ऑल T1 इज बिलोंग टू A। तब क्या कहेंगे कि दिया गया जो हमारे पास रिलेशन है वो कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। अरे जब ये इसके समरूप है तो ये इसके समरूप होगा कि नहीं, जब होगा तो हम क्या बोलेंगे कि T1 T2 इज बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज T2 T1 इज बिलोंग टू R। तो ये सिमेट्रिक भी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देखिए यदि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो T1 T3 के समरूप होगा। मतलब अगर T1 T2 इज बिलोंग टू R एंड T2 T3 इज बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज T1 T3 इज बिलोंग टू R। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है, मतलब दिया गया जो रिलेशन है वह कैसा, इक्विवेलेंट रिलेशन है। इक्विवेलेंट रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया। सेकंड देखिए इसमें और एक क्वेश्चन दे दिया गया हमारे पास, कहता है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। अब मैं मानता हूं कि एक समकोण त्रिभुज है
इसकी जो भुजाओं की लेंथ है ये मान के चलो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई, ठीक है। वाले समकोण त्रिभुज ये T1 माना उसने, भुजाओं कितना है 5, 12 एंड 13 है ना। 13 वाले समकोण त्रिभुज ये T2 हो गया, T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 ये हो गया 6, 8 और ये 10, 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं ये बोला है। देखो पहला एक T1 हमको समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसकी भुजाएं दिया गया है 3, 4, 5। T2 जो त्रिभुज है उसकी 5, 12 और 15। उसके बाद T3 जो दिया गया है 6, 8 और 10। अब इसमें हमको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए क्या देखो अगर मैं बात करता हूँ 3/5, देखो इसके जो भुजाएं है, संगत भुजाएं, उनके अनुपातों को देखते हैं। 3/5 इज इक्वल टू 4/12, 4/12 के इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका अनुपात रेशियो इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब इसकी बात नहीं करनी हमको। अब देखिए 3 उसके देखते हैं 6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। अब देखो अगर सभी को अगर मैं कैंसल आउट करूँ तो इस सभी का रेशियो 1/2 आ रहा है, रेशियो 1/2 आ रहा है, मतलब इनकी संगत भुजाएं कैसी है? इक्वल है। मतलब हम क्या कहेंगे T1 और T2 कैसे हैं? संबंधित है, क्योंकि T1 और T2 कैसे हैं? कैसे हो जाएंगे? समरूप होंगे ना। जब फिर समरूप है मतलब ये कैसे हैं? एक दूसरे से संबंधित है, T1 और T3। और ये T2 किसी के जो किसी से संबंधित नहीं है, मतलब किसी के समरूप नहीं है। क्लियर हो गया? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए में, तो एक समुच्चय ए है, वो क्या कहता है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय है में R इज इक्वल टू P1 P2 है ना। P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। पहले तो बात करना है तुल्यता संबंध की, और आगे भी ये क्वेश्चन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो तुल्यता संबंध समझने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन हो जाएगी इसकी बच्चों, क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए, है ना। स्वतुल्य पहली तो कंडीशन क्या होगी? स्वतुल्य होना चाहिए। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या हो जाएगा कि P1 इज बिलोंग टू R, है ना। P1 इज बिलोंग टू R। अब देखो क्या कहा उसने कि P1 P2 इज सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो मैं क्या कहूँगा कि P1 की भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या इक्वल हो जाएगी। अरे मैं ये कहूँगा कि अगर मान के चलो ये त्रिभुज है, त्रिभुज भी तो एक बहुभुज होता है, त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की भुजाओं की संख्या इसी त्रिभुज की भुजाओं की संख्या की इक्वल हो जाएगी, होगी। तो हम क्या कहेंगे? P1 इज बिलोंग टू R फॉर ऑल T इज बिलोंग टू A। तो दिया गया जो रिलेशन है वह स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा सममित, है ना। सममित के लिए क्या हो जाएगा कि P1 P2 इज बिलोंग टू R इज इम्प्लाइज P2 P1 इज बिलोंग टू R। अब देखिए कि मैं कहता हूं कि यदि ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज देखो ये P1 हो गई, ये आकृति P1 हो गई और ये P2 हो गई, है ना। ये P1 बहुभुज है और ये P2 बहुभुज है। यदि P1 बहुभुज की भुजा P2 बहुभुज के इक्वल हो जाए तो P2 की भुजा P1 की इक्वल होगी कि नहीं? तो मतलब P1 P2 इज बिलोंग टू R और दिस इंप्लाइज P2 P1 इज बिलोंग टू R। तो दिया गया रिलेशन कैसा हो जाएगा? सममित होगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं किसके लिए? संक्रमक के लिए। अब संक्रमक के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि देखो अब मैं कहता हूं कि यदि P1 की भुजा P2 की भुजा की इक्वल है और P2 की भुजा P3 की इक्वल है, तो भैया P1 और P3 की भुजा वो की संख्या कैसी हो जाएगी? इक्वल होगी। तो हम कहेंगे कि P1 P2 इज बिलोंग टू R, P2 P3 इज बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज P1 P3 इज बिलोंग टू R। तो दिया गया रिलेशन कैसा हो जाएगा? संक्रमक है। क्लियर है? जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती तो आपको पता है कि दिया गया संबंध कैसा हो जाता है? तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कहा उसने नेक्स्ट टर्म में
कहता है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला उसने, एक त्रिभुज ले लिया मान के चलो, ये हो गया 3, 4 एंड 5, है ना, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम बात करेंगे इनसे संबंधित एक समुच्चय कैसा होगा, अब समुच्चय कैसा होगा, वो भी एक क्या होगा, त्रिभुज ही होगा। अब त्रिभुज होगा कि नहीं, देखो क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या कैसी है, इक्वल है, तो इससे संबंधित त्रिभुज, इससे संबंधित आकृति या जो बहुभुज होगा वो भी क्या होगा, त्रिभुज ही तो होगा। तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर बताना था, क्या था क्वेश्चन, अच्छे से देख लेते हैं एक बार फिर से। कहता है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो जो सभी अवयव, जो सभी समुच्चय होंगे, अब समुच्चय में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, त्रिभुजी तो होंगे, बहुभुजों के इसमें देखेंगे तो, क्योंकि त्रिभुज अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो इसमें 4 भुजा हो गई, और ये इससे संबंधित है क्या, नहीं, ये इससे संबंधित है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे इस सेट ए में वो कैसे होंगे, अब मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस त्रिभुज जिसकी भुजा क्या है, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा है, इससे संबंधित इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो त्रिभुजी तो होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होंगे, अब त्रिभुज लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मान लीजिए कि एक्स वाई समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई समतल में स्थित समस्त रेखाएं, है ना, समस्त रेखाएं, समस्त रेखाएं हो गया। अब देखिए क्या कहता है, L में R इज इक्वल टू L1 L2 इज सच दैट L1 L2 के समांतर है, यानी L1 इज पैरेलल L2। ठीक है, L1 इज पैरेलल L2 द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए हमको रिफ्लेक्सिव देखना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। अब देखो, तो रिफ्लेक्सिव टर्म के लिए अब आपको पता है, अब यहाँ से मैं देख करके बता देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, L1 L2 के समांतर है। अब ये एक्स वाई समतल में बहुत सारी रेखा है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो इस एक्स वाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारी रेखा है और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो मैंने बोला कि मान के चलो ये L1 है, ये L2 हो गया, है ना, ये L1 और ये L2 हो गया, ये एक दूसरे के समांतर है। तो मैं बोलूँगा कि ये L1 L1 के ही समांतर हो जाएगी, L2 L2 के ही समांतर हो जाएगी, और जितनी भी रेखा होगी एक दूसरे खुद के ही समांतर हो जाएगी। तब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर L1 L2 इज बिलोंग टू R फॉर ऑल L1 L1 इज बिलोंग टू R फॉर ऑल L1 इज बिलोंग टू L। यही तो होगा, L1 L1 के समांतर है। जब L1 L1 के समांतर है तो दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ये देखो L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर हो जाएगी, मतलब L1 L2 इज बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज L2 L1 इज बिलोंग टू R। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, यदि L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है तो L1 और L3 भी समांतर हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि L1 L2 इज बिलोंग टू R एंड L2 L3 इज बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज L1 L3 इज बिलोंग टू R। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाती है, तो दिया गया जो रिलेशन हो जाता है वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन कहा है आगे, कहता है कि रेखा y इज इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि y इज इक्वल टू 2x + 4, है ना। अब y इज इक्वल टू 2x + 4, ये रेखा की अगर हम बात करें तो देखो
अब इससे संबंधित जितनी भी जो रेखाएं होगी उनके समुच्चय की बात करना है। तो उनका समुच्चय क्या होगा, देखिए अब कहता है कि y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर देखेंगे इस रेखा में यदि हम ढाल की बात करेंगे या प्रवणता की बात करेंगे तो प्रवणता को m से रिप्रेजेंट करते तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो अब देखो कंपेयर करता हूँ ना मैं इसकी, एक रेखा के जो व्यापक समीकरण होता है क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है और m क्या यहाँ पर प्रवणता है, तो प्रवणता निकाल दी m इज इक्वल टू कितनी दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है। अब देखो जब इसकी प्रवणता 2 दिख रही है तो मैं कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित जो रेखा होगी वो क्या हो जाएगा, वो किस रूप की होगी, तो वो हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c रूप की हो जाएगी। अब ये mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, जहाँ पर c क्या है, एक अचर राशि है। मतलब कि जितनी भी रेखाएं होगी वो किस टर्म की होगी, इस रेखा के जो अगर हम बात करेंगे कि इस रेखा से संबंधित अगर मैं समुच्चय बनाता हूँ रेखाओं का तो क्या हो जाएगी, जो रेखा होगी उनकी ढाल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब तो वो रेखा कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस c टर्म की हो जाएगी और c क्या है यहाँ पर अचर राशि है। क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ पर आप रख सकते हैं 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 तो पहले से ही है, 5 रख दो, 6 रख दो, जो भी रख देंगे तो ये क्या होगी, इसके समांतर ही होगी और इससे संबंधित होगी। क्लियर है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, मान लीजिए कि समुच्चय ए में एक समुच्चय ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, में एक रिलेशन दिया गया है r इज इक्वल टू क्या है, 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है एंड 3 2 है। ठीक है, तो हमको बताना है द्वारा परिभाषित संबंध R निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर चुनना है तो पहला देखो A जो दिया गया है, A क्या है हमारे पास, R स्वतुल्य तथा सममित है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा R स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड क्या दिया हुआ है इसका, R सममित है, संक्रामक है, मतलब सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। एंड फोर्थ क्या दिया है, R एक तुल्यता संबंध है, मतलब तुल्यता संबंध होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो हमको बताना है यहाँ से इसका कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, अब राइट आंसर के लिए अगर हम बात करें तो देखिए अब क्या हो गया कि यहाँ पर 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो सभी में दिख रहा है हमको, नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, तो थर्ड तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं दिख रहा है, देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है बोला है, मतलब ये तो होगा नहीं। अब मतलब 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यदि 1 2 है, देखो 1 2 है तो क्या 2 1 दिख रहा है ना। देखो हम अगर हम बात करते हैं कि 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है क्या, नहीं है, 2 1 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब सिमेट्रिक वाला कौन सा नहीं है, तो सिमेट्रिक वाला ये है, एक ठल सिमेट्रिक वाला अब ये है ना, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब हमको ये दिख गया तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला हो जाएगा सिमेट्रिक। इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है सिमेट्रिक, इसमें भी सिमेट्रिक है, इसमें भी सिमेट्रिक है, इसमें भी सिमेट्रिक है, पर यहाँ सिमेट्रिक नहीं है वाला ये दिखा ओनली। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। सीधे आप ऐसे राइट कर सकते हैं, बट फिर भी बता दूँ कि ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, काम खत्म हो गया। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ये कैसे आया, तो ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 2 है, तो बेटा 1 2 है, क्लियर, फिर 2 2 है ना। अब अगर हम बात करें, देखो अब आगे बढ़ते हैं, 1 1 है, ये हो गया ना, 1 1 है, अब 1 1 है हमारे पास। तो दूसरी बात देखते हैं, या ऐसी बात कर लो, देखो 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, 2 2 है, बट 2 वाली कोई टर्म नहीं तो छोड़ दो। अब देखो 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 है, 4 4 है, 4 4 वाली कोई टर्म नहीं तो छोड़ो, चलो 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 3 3 है, 3 2 है तो 3 2 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आल टर्म है, आल टर्म हो गई यहाँ पर। अब अगर इसी की बात देखें तो आल टर्म दिख रही है आपको, जब दिख रही है तो मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। तो दिया गया जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यहीं पर ही देख लेते हैं इसको। 16 को क्या दिया गया है, 16 कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, अब समुच्चय n है तो n कैसा हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 अप सो ऑन,
रिलेशन दिया गया आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास कि ए बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी -2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6, बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या दिया है देख लेते हैं। पहला दिया है हमारे पास 2 4 इज बिलोंग टू आर। जो दूसरा दिया गया है वो क्या है 3 8 इज बिलोंग टू आर। थर्ड दिया गया है 6 8 इज बिलोंग टू आर एंड फोर्थ दिया गया हमारे पास 8 7 इज बिलोंग टू आर। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन बताना, यहाँ से हमारे को एक रिलेशन बताना है। ये रिलेशन दिया गया तो यहाँ पर हमको आंसर सही देना है। क्या दिया गया 4। अब देखो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 यानी 6 से बड़ी। ये दिख रही है नहीं दिख रही है काम खत्म। ये दिख रही है यस दिख रही है चलो रखो अभी। ये दिख रही है हाँ ठीक है। ये दिख रही है ठीक है चलो अभी 3 हो सकते हैं। अब देखो यदि बी की वैल्यू मैं 8 रखता हूँ यहाँ पर, देखिए 8 रखा, बी की वैल्यू 8 - 2 6 होनी चाहिए। 6 है क्या नहीं है बात खत्म ठीक है। 8 रखा 8 की वैल्यू देखो 8 रखा 8 - 2 6 चलो ये राइट हो गया तो ये आंसर होगा। देखो ये 7 रखूँगा तो 8 तो हो ही नहीं सकता, ये काम खत्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा। 6 8 इज बिलोंग टू आर। ठीक है तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू।